नमस्कार दोस्तों, प्रबोध आईएएस के यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने जो है इतिहास का ये सिलेबस शुरू किया है और इतिहास में हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास में हम ऑलरेडी 3 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वे क्लासें नहीं देखी है तो आप उन क्लासों को भी एक बार देख लेंगे। उसके पश्चात जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो जो आपके पॉइंट्स है और अच्छे से बनते जाएंगे, आपको कंसेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है। तो शुरू करते हैं हम आज ताम्र पाषाण काल से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने अभी तक जो इससे पहले जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था हमने सिंधु घाटी सभ्यता। वहाँ पे हमने काफी कुछ जानने की कोशिश की इस सभ्यता के बारे में, इसके विकास के बारे में, और यहाँ पर जो यहाँ की सामाजिक स्थिति थी उसका हमने अध्ययन किया। और उसके अलावा हमने वहाँ पे जाना था, जो वहाँ का समाज था, वहाँ के समाज के बारे में पढ़ा, वहाँ के जो नगर नियोजन की जो व्यवस्थाएं थी उसके बारे में हमने इससे पहले पढ़ा है। वहाँ पे क्लास शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हमने जो है 3 भागों में बांटा हुआ था। एक भाग हमने बांटा था 3500 बीसी से लेके आपके 2600 बीसी तक, और एक भाग बांटा था हमने 2600 बीसी से लेके आपके 1900 बीसी के काल तक, और एक हमने जो बांटा था 1900 से लेके आपका 1200 बीसी तक। वैसे अगर आप नॉर्मली देखते हैं तो आपको अगर कहीं पे 2500 बीसी से लेके 1500 बीसी अगर कहीं लिखा आता है तो आप इसको भी डन करेंगे, ये भी जो है आपका हड़प्पा सभ्यता का काल है। लेकिन हमने जो ये अलग अलग भागों में जो इसको अध्ययन के लिए जो बांटा हुआ है, तो यहाँ पे कहीं कहीं जो विद्वान इसे 2500 से 1500 का काल मानते हैं, कहीं जो है आपके 3500 से 26 इसका परिपक्व मानते हैं, तो सॉरी जो शुरुआती काल है उसको मानते हैं। लेकिन 2600 से लेके 1500 या फिर 2500 से लेके 1500 बीसी के आसपास का जो है आपका मेन हड़प्पा काल जो है माना जाता है। तो वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके आसपास या उसके इर्द गिर्द उसके समांतर एक अन्य समाज भी चल रहा था। यहाँ पे एक तरफ आपका जो विकसित समाज है ये चल रहा है, एक दूसरी तरफ आपकी क्या है, ग्रामीण सभ्यता का जो है उदय हो रखा है। एक ग्रामीण समाज जो अभी तक भी जो है इस शहरी समाज से परिचित नहीं है, यहाँ पे जो क्या है ग्रामीण जीवन जी रहा है। तो आज हम उसी ग्रामीण जीवन के बारे में जानेंगे, उसी समाज के बारे में जानेंगे जो कि जो है आपके हड़प्पा सभ्यता के समांतर चल रहा है, ठीक है। और यहाँ इस समाज की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो क्या थी कि ये समाज जो क्या है ग्रामीण समाज था, ग्रामीण समाज था। इसके अलावा क्या है, ये लोग जो है ताम्र का उपयोग कर रहे थे, है ना। तो अब हम पहुंचते हैं सीधे इसके बारे में पढ़ेंगे, ताम्र पाषाण काल के बारे में। अगर हम ताम्र पाषाण काल की बात करते हैं तो मुख्य रूप से जब हमारा नव पाषाण काल खत्म होता है या फिर नव पाषाण काल के उत्तर में, उत्तर की बात करते हैं, उत्तर नवपाषाण काल का मतलब हो गया कि जब नवपाषाण काल क्या है अपने खत्म होने की अवस्था में है, तो यहाँ पे जो है एक नया काल शुरू होता है जिसको जो है आप ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ताम्र इसको इसलिए कहा जाता है कि इस समय क्या है हमें तांबे के बर्तन मिलते हैं, तांबे के हमें औजार मिलते हैं, यानी कि उस समय के जो मानव है अब वो क्या है पत्थर से आगे बढ़ के कहाँ पहुंच गए हैं, तांबे में, यानी तांबे के जो क्या है ये औजारों का इस्तेमाल करने लग गए हैं। इसलिए जो है इस संस्कृति को क्या है तांबे की ताम्र संस्कृति नाम से जाना जाता है, या फिर इसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं। है पाषाण काल ही, लेकिन क्या है ताम्र अब यहाँ क्या है तांबे का उपयोग किया जा रहा है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि अगर ये जो है सभ्यता जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसके ही समानांतर है तो इसे फिर सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नहीं कहा गया है, क्यों जो है इसे अलग से जो है ताम्र पाषाण काल में पढ़ा जाता है ना। ये प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए। तो इसके पीछे का अंतर है यहाँ की क्या रहन सहन, यहाँ की अर्थव्यवस्थाएं क्या है अलग अलग है। यहाँ पे जो
पहली बात करते हैं हम यहाँ के जो कुछ पॉइंट हैं जिसको जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से या फिर हड़प्पा सभ्यता से अलग करता है। वो है सबसे पहला पॉइंट कि क्या ये जो समाज था ये कैसा था, ग्रामीण समाज था। ग्रामीण समाज हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो है सुदूरवर्ती व्यापार से जो है ये परिचित नहीं थे, या फिर ये सुदूरवर्ती व्यापार नहीं करते थे। लेकिन हमने जो है यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था कि उनके तो जो है मिस्र तक व्यापार है, फारस की खाड़ी के आसपास के जो खाड़ी देश हैं उन देशों के साथ जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के कहते हैं व्यापारिक संबंध है। लेकिन ये सभ्यता क्या है, इसको आप बोल सकते हैं क्लोज इकोनॉमी, यानी बंद अर्थव्यवस्था जो यहाँ पे देखी जाती है, यानी जो ये क्या है आपस में ही संतुष्ट है व्यापार को लेके। इसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे जो है मकान बनाने के लिए क्या है, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये भी हर कहीं नहीं है, कहीं कहीं जो है सिर्फ क्या है कच्ची झोपड़ियां आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर इस सभ्यता की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक और चीज क्या मिलती है कि यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार के शहर का विकास नहीं हुआ है। हम क्या है शहर देखने को नहीं मिलते, है ना। तो ये क्या है इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि जो है इसको जो है हड़प्पा सभ्यता से अलग करता है ना। तो ये यहाँ पे हमने इसके कुछ पॉइंट देखे थे। तो अब हम देखते हैं जो यहाँ पे दूसरा एक पॉइंट ये भी है, जैसे एक पॉइंट और लिख सकते हैं, जैसे कि हमको क्या है सिंधु घाटी सभ्यता में हमको लिपि मिली है, लेकिन यहाँ पे हमको जब ताम्र पाषाण काल में आते हैं तो ताम्र पाषाण काल में हमें लिपि का जो है साक्ष्य नहीं मिलता है। यहाँ पे हमें क्या है लिपि का साक्ष्य नहीं मिलता है। यही सब कारण है जो इस सभ्यता को जो है या इस संस्कृति को जो है सिंधु घाटी सभ्यता से अलग करता है, या फिर कह सकते हैं कि ये जो है अपनी एक अलग पहचान बनाती है या एक इसकी अपनी अलग पहचान है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, अब इस काल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो हड़प्पाई क्षेत्रों के अलावा जो गैर हड़प्पाई क्षेत्र है तो गैर हड़प्पाई क्षेत्र है ना, क्योंकि जो अगर तो हड़प्पाई क्षेत्र है वो तो आ गए हड़प्पा सभ्यता में। अब ये वो क्षेत्र है जिनको हम जो है गैर हड़प्पा सभ्यता में नहीं रखते हैं। तो इसको जो हम मानते हैं, इसको जो हम पढ़ेंगे, ये 2000 बीसी से लेके आपके 1000 बीसी के आसपास की हम ये बात कर रहे हैं। इस समय के जो क्षेत्र थे यहाँ पे उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मुख्य रूप से अगर हम देखने की बात करते हैं, देखने की कोशिश करेंगे तो एक हमारे पास आता है राजस्थान। राजस्थान के बाद अगर हम जाते हैं मध्य प्रदेश के बाद हम जाएंगे कहाँ आपके महाराष्ट्र में भी हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जब राजस्थान में जाते हैं तो राजस्थान में हमें एक जगह मिलती है आहार, इसको जो है ताम्रवंती भी कहते हैं, ताम्रवंती संस्कृति के नाम से जो इसको जाना जाता है। ये जो है क्या है आपके इस समय जो है क्या है इसके समानांतर चल रही थी, किसके हड़प्पा सभ्यता के समानांतर। यानी एक तरफ तो देखो ये आप कुछ इस प्रकार से मान सकते हैं कि जैसे अभी यहाँ पे इधर हमारा भारत है, ठीक है, अभी डेवलप हो रहा है, एक दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो भिखारी बना हुआ है। तो अगर फ्यूचर में इन फ्यूचर जब हम नहीं रहेंगे, आने वाले 15-20 या 200 साल 400 500 साल के बाद जैसे हम पढ़ रहे हैं आज, तो वैसे ही जो स्कॉलर उस टाइम रहेंगे जब इस समय का अध्ययन करेंगे तो उनको क्या है यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो क्या करेंगे, इस भाग का अध्ययन अलग करेंगे, इस भाग का अध्ययन अलग करेंगे। फिर जब वो अमेरिका जैसे क्षेत्र की खोज करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि यहाँ का समाज क्या है, यहाँ के समाज से काफी विकसित था। बस सेम यहाँ पे वही चल रहा है। एक तरफ यहाँ पे आपका हड़प्पा सभ्यता है, अच्छा खासा पूरा विकास हो रखा है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छे घर हैं, ठीक है, घर के सामने आंगन बने हुए हैं, नहाने के लिए यहाँ पे तालाब बना हुआ है, स्नान यहाँ पे सभा करने के लिए यहाँ पे सभा भवन बना हुआ है। यहाँ एक तरफ से पूर्ण रूप से विकसित है और एक समाज इसी दौरान क्या चल रहा है, यहाँ पे ये ग्रामीण समाज, आपके पेड़ों के नीचे लोग बैठे हैं, ठीक है, खेती बाड़ी चल रही है, ये इसी के इर्द गिर्द चल रहा है, इसी के समांतर चल रहा है। वो क्या है आपका ये जो है ताम्र पाषाण काल का समय। तो यहाँ पे हम राजस्थान की बात कर रहे थे, तो राजस्थान में एक जगह हमको क्या मिली है, आहार जो है इसको क्या है फिर आहार संस्कृति के नाम से इसको जाना जाता है। जब हम यहाँ का अध्ययन करते हैं तो इसको विद्वानों ने क्या नाम दिया है, आहार संस्कृति, ठीक है। और इसी को जो है ताम्रवंती संस्कृति के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है।
तो याद रखेंगे, अगर ताम्रवंती संस्कृति कहा जाए या फिर आहार संस्कृति कहा जाए तो ये कहाँ है आपके राजस्थान में। और राजस्थान में एक जो प्रसिद्ध स्थल है वो है गिलुंद। क्या है? गिलुंद। गिलुंद जो है आपके क्या है, इस समय का एक प्रसिद्ध स्थान है जहां पर जो है हमको आहार संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। फिर आगे मैंने दूसरा आपको बताया था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी हमें कुछ ऐसे स्थल मिलते हैं जहां पर जो है हमको ताम्रपाषाण कालिक सभ्यता के जो क्या है साक्ष्य मिलते हैं। उसमें से सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक स्थान है कायता। इसको जो कायता संस्कृति के नाम से जो इसे जाना जाता है, कायता संस्कृति। अगर हम कायता संस्कृति की बात करते हैं तो यहाँ पे भी जो है हमें क्या है, इनके समानांतर चीजें देखने को मिलती है जो कि आपके जो ताम्रवंती संस्कृति है या आहार संस्कृति में हमें देखने को मिलती है। वहीं मध्य प्रदेश में एक दूसरा स्थान है जिसको जो है आप मालवा संस्कृति के नाम से जानते हैं। जो मालवा संस्कृति है ये भी जो है आपका क्या है, ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति है। तो यहाँ की जो मुख्य विशेषता है, यहाँ के जो मृद भांड है, मृद भांड ये जो है काफी प्रसिद्ध है। इसको जो है यहाँ के जो मृद भांड हमको मिले हैं ये जो अपनी उत्कृष्ट अवस्था में है। जो पहले के अन्य मृद भांड है उनसे काफी क्या है, ये उत्कृष्ट अवस्था में है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम मालवा की बात करते हैं तो यहाँ पे नौदा टोली एक स्थान प्राप्त हुआ है। नौदा टोली, यहाँ की जब खोज की गई तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, बड़ी संख्या में जो है हमें यहाँ पे अनाज के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। अनाज के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, नौदा टोली में। तो ये आपकी जो है मालवा संस्कृति के अंतर्गत इसको रखा जाता है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम जाते हैं महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी हमें क्या है, ताम्रपाषाण कालीन साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे ताम्रपाषाण कालिक स्थलों की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक संस्कृति को जानते हैं, जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति नाम से इसको जाना जाता है। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे प्रमुख स्थान हमको देखने को मिलते हैं। एक है दहमाबाद, दहमाबाद हो गए, एक हो गया आपका इनाम गांव। अगर हम बात करते हैं इनाम गांव की तो यहाँ पे हमें जो है बड़ी संख्या में जो है क्या है, कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। कच्ची ईंटों के साक्ष्य जो हमको दिखाई देते हैं। और यहाँ पे क्या है, इनाम गांव में एक अन्य विशेषता देखी गई है, जो मृत व्यक्ति है उस मृत व्यक्ति को जो है कहीं बाहर नहीं लेके जा रहे हैं, उसको कहीं बाहर नहीं जला रहे हैं या दफना रहे हैं। इसको क्या है, घर के अंदर ही जो है इस मृत व्यक्ति को दफनाया जाता था। तो ये कुछ प्रमुख ताम्रपाषाण कालिक स्थल थे जिनके बारे में हमने जाना। और इसी दौरान इसी कालखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर भारत में जो विशेषकर जो आपका गंगा और यमुना का क्षेत्र है, गंगा यमुना का जो दोआब है, इस क्षेत्र में जो ओसीपी और इसके अलावा BRW संस्कृति जो है चल रही थी। अब ये क्या है, ओसीपी संस्कृति और BRW संस्कृति, दरअसल इसको जो है आप कह सकते हैं गैर वर्णी मृद भांड। ठीक है, ये है गैर वर्णी मृद भांड, यानी इस समय इस क्षेत्र में जो है गैर वर्णी मृद भांडों का प्रयोग किया जा रहा था। वहीं BRW का मतलब हो गया ब्लैक रेड क्या आपके मृद भांड। इनका जो है क्या है उस समय प्रयोग हो रहा था गंगा यमुना के दोआब में, इसलिए इसको जो है OCP संस्कृति या फिर BRW संस्कृति नाम से जाना गया है। इसी के समानांतर जो है ये जो ताम्रपाषाण काल है ये आपके दक्षिण में भी चल रहा था। दक्षिण में भी जो हमें सेम इसी प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। या फिर ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति है इसके अस्तित्व का पता हमको जो दक्षिण में चलता है। तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति यहीं पे समाप्त होती है। इसमें बस इतना ही था, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना इसमें हमको देखना था वो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे जो है उनका अध्ययन कर लिया है। अब यहाँ से जो है जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वो अब शुरू होता है और वो है आपका वैदिक काल। वैदिक काल, ये काल जो है काफी इम्पोर्टेंट जो है माना जाता है। ये वही समय है जिसके काल में जो है आपके यहाँ पे क्या है आर्यों का आगमन हो रहा है और एक ऐसी संस्कृति का विकास होता है जिसके जो है आज क्या है जिसके
जिसका विकास आज है, मतलब अगर आप देखें तो जो वैदिक संस्कृति का प्रभाव है ये आज के समाज में पड़ा हुआ है, या कह सकते हैं आज का समाज हमारा क्या है, इस वैदिक जो काल है, वैदिक समाज के आधार पर जो है आज का समाज विकसित हुआ है। अब हमें यहाँ पे वैदिक समाज है या वैदिक काल है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम उन पॉइंट को देखेंगे जिन पर जो हम इस काल को लेके चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो वैदिक काल हमने दो भागों में पढ़ना है, उसको पहले बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग भागों में बांटेंगे कि हमको जो है यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। वैदिक काल की बात करते हैं तो यहाँ पे वैदिक काल में पहले तो हम इसकी भूमिका देखेंगे कि क्या है, कहाँ से जो वैदिक शब्द की उत्पत्ति हुई है, क्यों इसको वैदिक काल कहा गया है, उस सब यहाँ पे हम जानेंगे। उसके बाद जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पढ़ेंगे हम आर्यों का आगमन या आर्यों की उत्पत्ति, ये जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद यहीं पर हम जो है आगे पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल, जो सबसे पहले ऋग्वैदिक काल आया है। और ऋग्वैदिक काल में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हमने पढ़ेंगे सबसे पहले इसके जानकारी के स्रोत क्या क्या है, कहाँ से जो है हमें जानकारी मिल रही है इस काल की। इसके अलावा यहाँ पे हम पढ़ेंगे इनका भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे, है ना, कहाँ कहाँ ये लोग विस्तृत है। इसके अलावा इसी में हम पढ़ेंगे इनकी राजनीतिक स्थिति के बारे में, राजनीतिक स्थिति का जो है हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। राजनीति के पश्चात हम पढ़ेंगे यहाँ की सामाजिक स्थिति, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सामाजिक स्थिति। और सामाजिक स्थिति के पश्चात हम पढ़ेंगे यहाँ की आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति ये जो है उस समय की यहाँ की क्या आर्थिक स्थिति थी। उसके पश्चात हम देखेंगे इनकी धार्मिक स्थिति। अब इससे ऐसा क्यों किया जाता है, इसका जो हमने वर्गीकरण है ये हम इस आधार पर इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर आंसर राइटिंग करनी हो तो क्या है, आंसर राइटिंग करना क्या होता है हमारे लिए आसान हो जाता है, हमें पॉइंट जो है एक जगह सारे पॉइंट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इतना पढ़ने के पश्चात हम जाएंगे उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में जब हम जाएंगे तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, आपके यहाँ पे पढ़ेंगे हम जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत पढ़ेंगे। और जैसे जानकारी के स्रोत पढ़ते हैं उसके पश्चात हम देखेंगे इनका भौगोलिक विस्तार, यहाँ पे हम देखेंगे इनका भौगोलिक विस्तार। और भौगोलिक विस्तार के बाद हम देखेंगे इनकी राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति के बाद हम जब देखेंगे आगे तो इनकी सामाजिक स्थिति पढ़ेंगे, इनके समाज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और उसके पश्चात इनकी आर्थिक स्थिति को भी देखेंगे, आर्थिक के बाद जो है इनकी हम जो है धार्मिक स्थिति का भी जो है यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इतना सब करने के पश्चात हम जाएंगे आगे वैदिक साहित्य की ओर। जो वैदिक साहित्य हैं वो कौन कौन से हैं उनका जो यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और वैदिक साहित्य के पश्चात हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे वैदिकोत्तर साहित्य, वैदिकोत्तर साहित्य यानी वो साहित्य जिनका संबंध जो है वैदिक काल से नहीं है, ये जो यह वैदिक जो समाज है उससे नहीं है, उसको जो हम क्या है वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। उन सब का भी हम जो है इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ की जो अंतर पढ़ेंगे यहाँ पे मुख्य रूप से ऋग्वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता का। और सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख अंतर है, क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सबको जो है हम यहाँ पे लास्ट में पढ़ेंगे। उसके पश्चात जब ये समाप्त हो जाता है उसके बाद देखेंगे हम वैदिक काल की प्रमुख शब्दावलियां, वे शब्द जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती है वो चाहे यूपीएससी हो या फिर यूकेपीएससी हो या आपकी यूपीपीसीएस की परीक्षाएं हो, उन परीक्षाओं में जो है इन शब्दावलियों से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जो अक्सर अभ्यर्थी कंफ्यूज रहता है। तो उन्हीं शब्दावलियों को हम अंत में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वैदिक काल। हालांकि शायद ये टॉपिक हम अगली वीडियो में कवर करें क्योंकि वीडियो जो लंबी लंबी हो जा रही है, जिस कारण से थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम हो जाता है। कई बार मैं यहाँ से रिकॉर्ड करते जाता हूँ और पता चलता है पीछे आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हो रही है, तो ये बहुत सी समस्याएं आ जाती है। जैसे कि पहली वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें भी लास्ट के 2-3 मिनट जो है ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो देखते हैं कहाँ तक जो है हम इसको रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो हम अभी फिलहाल तो इसे कंटिन्यू रखते हैं। तो शुरू करते हैं वैदिक काल को। वैदिक काल, ये जो वैदिक काल है इसको भी हम क्या करेंगे, पहले दो भागों में बांटेंगे।
एक आपका ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल है ना, ऋग्वैदिक काल, या फिर इसी को बोलते हैं आपका एक दूसरा नाम है पूर्व वैदिक काल, वैदिक काल यानी वैदिक काल का पूर्व वाला समय। और ये जो है आपका 1500 से लेके आपका 1500 बीसी से लेके आपका 1000 बीसी के आसपास का जो समय है, इसको क्या है आपका वैदिक काल कहा जाता है या फिर ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। और 1000 से लेके आपके 600 बीसी तक का जो काल है, इसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल जो इसको कहा जाता है। तो ये जो है हमने इसको दो भागों में बांट रखा है। और अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले तो जो है आगे बढ़ते हैं हम वैदिक काल की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, इधर हमारे पास चली थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जैसे ही पतन होता है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की ओर जब बढ़ती है, इसी दौरान जो यहाँ पे क्या है, अनेक संस्कृतियों का क्या है उदय होता है, अनेक संस्कृतियों का जो है उदय होता है। और ये संस्कृतियों में जो अलग अलग विशेषताएं हमको देखने को मिलती है। जब हमारे पास क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है अपने पतन की ओर बढ़ रही है, तो उसके बाद क्या है अलग अलग क्या है सभ्यताओं का, संस्कृतियों का जो हमको विकास देखने को मिलता है। इसी दौरान जो क्या होते हैं, भारत में क्या है जो आर्य लोग हैं, आर्य लोग जिनके नाम पे जो इस देश का नाम, इस देश को जो आर्यों का देश भी कहा जाता है। ठीक है, इसी दौरान जो यहाँ पे आर्यों का आगमन हो जाए, आर्यों का आगमन जो होता है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात, यहाँ पे क्या है आर्यों का आगमन होता है। और यहाँ पर तो जो कहीं विद्वान ये तक कहते हैं कि जो सिंधु घाटी की का जो पतन का जो मुख्य कारण है, उसमें जो आर्यों की भूमिका भी है। कहा जाता है कि आर्यों के द्वारा जो है जो सिंधु क्षेत्र है, सिंधु घाटी है, इस पर आक्रमण किया गया था। और यहाँ पे जो सिंधु घाटी को तबाह करने में आपके जो आर्य है, इनका क्या है महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि बाद में इस मत को जो है अस्वीकार किया जाता है और कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका जो पतन है वो पर्यावरणीय कारणों के कारण हुआ है या प्राकृतिक कारणों के कारण जो है इस सभ्यता का पतन हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो ये आर्य लोग हैं, इनकी अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले जो आते हैं, ये जो अपना विकास करते हैं, ये जो हमारा सेंधो प्रदेश है, सेंधो प्रदेश, इस क्षेत्र में जो ये निवास करते हैं। अब सेंधो प्रदेश कौन सा हो गया, तो ये वही प्रदेश है जहां पर जो हमारी क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता थी, जहां पर जो हमारी क्या थी हड़प्पा सभ्यता थी। ये वही सेंधो प्रदेश है। यहीं पर जो क्या है आर्य आके बस गए थे। यहीं पर जो इन्होंने क्या है आर्य को, आर्य जो समाज बना है ये पूरा आर्य है, इसको जो यहीं पे जो धीरे धीरे कहा है ये लोग यहाँ पे बसे और इन्होंने जो यहाँ पे क्या है वैदिक काल की शुरुआत की, या कहते हैं हम जो वैदिक काल शुरू है वो यहीं से जो है इसको शुरू माना जाता है। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास वैदिक काल है, इस वैदिक काल के हमारे पास जो है कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि हमारे पास वैदिक काल के कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। यहाँ के हमारे पास जो भी प्राप्त हुए हैं, जो यहाँ की जो जानकारी है, यहाँ से संबंधित जानकारी जो हमको वेदों से मिलती है। कहाँ से मिलती है, वेदों से जो है हमें क्या है वैदिक संस्कृति की जो है जानकारी मिलती है। इसलिए जो है इस संस्कृति को या इस काल को जो है वैदिक काल कहा जाता है। इसलिए क्या कहते हैं इसको वैदिक काल। वैदिक काल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी जो जानकारी है ये क्या है वेदों से हुई है। और कहा जाता है कि इसी काल में जो है वेदों को लिखा जाता है। और जो वेद होते हैं, इन वेदों के लिए कहा जाता है कि ये वेद क्या है अपरुषेय है, यानी ये मानव द्वारा नहीं लिखे गए हैं, ये क्या है ईश्वर के द्वारा या देवताओं के द्वारा जो इन वेदों को लिखा गया है। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं आगे, तो साहित्यिक स्रोत, तो जो हमको यहाँ पे क्या है देखो वैदिक स्रोत मिले हैं, साहित्यिक स्रोत हमको मिल रहे हैं जो कि क्या है हमें वैदिक काल के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, यहाँ के हमें जो है कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता है। यहाँ से हमें किसी प्रकार के कोई इनके वैदिक आर्यों से संबंधित जो अन्य हमारे पास साक्ष्य या स्रोत नहीं है। सिर्फ हमारे पास क्या है इनसे संबंधित जो ग्रंथ है, जो रचनाएं हैं, जो साहित्य है, उसी आधार पर जो है हम क्या है वैदिक काल को पढ़ रहे हैं।
अब यहाँ पे बात करते हैं जो ये वैदिक काल था, ये वैदिक संस्कृति थी, ये क्या थी, ये भी जो है एक ग्रामीण संस्कृति थी। ये क्या थी, एक ग्रामीण संस्कृति। यहाँ पे जो है किसी प्रकार की जब शुरुआत में ये लोग यहाँ पे आते हैं तो क्या है, ये ग्रामों में क्या है, निवास करते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार के हमारे पास शहरों की जानकारी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे अगर प्रश्न आता है कि जो वैदिक संस्कृति थी तो किस काल की संस्कृति थी, तो आप उत्तर देंगे कि ये जो संस्कृति थी ये क्या है, वैदिक संस्कृति जो है हुआ करती थी। तो जैसे कि मैंने कहा था आपका जो वैदिक काल है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, वेद से। और अगर वेद शब्द की बात करें तो जो वेद शब्द है ये क्या है, आपके विद धातु से बना हुआ है। किससे बनाया है, विद धातु से, जिसका मतलब क्या होता है, विद का मतलब हो गया ज्ञान, इसका मतलब क्या हो गया, ज्ञान। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे पास प्रमुख वेद है, यहाँ पे वेदों की बात आ रही है जहाँ से ऋग्वैदिक काल की जो क्या है जानकारी मिलती है। तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास जो प्रमुख वेद है उसमें जो सबसे पुराना है, जो प्राचीन है, वो क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, जो कि सबसे सटीक जानकारी है, जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे ऋग्वैदिक समाज की जो है जानकारी उपलब्ध होती है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है यजुर्वेद। यजुर्वेद से हमको जो इस काल की जानकारी मिलती है। यजुर्वेद के अलावा हमारे पास है सामवेद। सामवेद से हमको क्या है, इसकी जानकारी मिलती है। और इसके अलावा है अथर्ववेद। अथर्ववेद, यहाँ से हमको इसकी जानकारी जो है मिलती है। और सबसे प्राचीन, जैसे मैंने आपको बताया, तो जो सबसे प्राचीन वेद है ये कौन सा है, आपका ऋग्वेद। अब यहाँ बात करते हैं हम आर्यों की। तो इनकी जो देखो यहाँ पे जो इनकी तो भाषा की बात करें तो ये लोग जो क्या थे, उस समय संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। भाषा कौन सी थी इनकी, संस्कृत, है ना। और समाज कैसा था, ग्रामीण समाज। समाज कैसा था, ग्रामीण था। और मुख्य व्यवसाय अगर पूछा जाए तो मुख्य व्यवसाय था क्या इनका, ये जो है क्या थे, मुख्य रूप से पशुपालक। ये जो है पशुपालक हुआ करते थे। और यहाँ पे अब देखो आर्य आया है ना, तो आर्यों के बारे में हमने ये चीज जानी है। अब अगर हम आर्य शब्द की बात करते हैं तो ये खुद को आर्य क्यों कहते थे, इनके अनुसार जो आर्य है या फिर आर्य का अगर हम अर्थ देखते हैं तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। यानी आर्य हो गया, इसका मतलब हो गया कि श्रेष्ठ या फिर उत्तम। श्रेष्ठ, उत्तम या फिर कुलीन, ये क्या है, आर्य का मतलब है। या फिर इसे उत्कृष्ट भी कहते हैं, उत्कृष्ट, ये सब इसके क्या है, पर्याय है ना। तो अगर श्रेष्ठ आता है, उत्तम आता है, कुलीन आता है, उत्कृष्ट आता है या फिर आर्य आते हैं, ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची शब्द है। ये शब्द ये सब अर्थ किसका है, आर्य शब्द का। अगर फिर आपके पास प्रश्न आता है कि आर्य का अर्थ है तो आप लिखेंगे श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन या उत्कृष्ट। ये जो है आपके इसका अर्थ हो जाता है। अब यहाँ पे आर्यों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें संशय है कि जो आर्य लोग थे ये एक नस्ल के थे या नहीं थे, इसकी हमारे पास जो है कोई आरंभिक जानकारी नहीं थी। ठीक है। इसके अलावा जो इनकी प्रारंभिक संस्कृति है, ठीक है, ये भी एक जैसी थी या नहीं थी, ये भी हमें कोई जानकारी नहीं है। ये हो सकता है कि ये संस्कृति जो जब ये लोग एक जगह आए, कुछ लोग इधर आए, तो ये आपस में जो इनके एक साथ मिलने से जो संस्कृति का विकास हुआ, वही जो इनकी आर्य जो वैदिक समाज है उसका जो विकास हुआ। लेकिन हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है कि जो पहले लोग थे, जो यहाँ के समाज में जो अलग अलग जाति के लोग थे या नहीं थे, या इनकी संस्कृति एक थी या नहीं थी, इस संबंध में हमारे पास कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक है। यहाँ की अगर हम बात करते इस समय की राजनीतिक, सामाजिक या फिर आर्थिक या धार्मिक या इसके अलावा सांस्कृतिक जीवन या फिर अन्य तत्वों में जो है विभिन्न जो परिवर्तन है वो जो है यहाँ पे क्या है, हमको देखने को मिलते हैं जब ये जो है शुरुआती दौर होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ लगती है कि ये जो है क्या है, अलग अलग स्थानों से शायद आए होंगे या अलग अलग जाति के लोग जो है यहाँ पे ये रहते थे। अब हम बात करते हैं आर्यों की उत्पत्ति के बारे में। आर्यों की उत्पत्ति ये काफी जो है चर्चा का विषय रहता है। यहाँ पर अलग अलग विद्वानों के जो है अलग अलग मत है। कुछ विद्वान कहता है कि ये जो है आपके मध्य एशिया से आए हैं, कुछ विद्वानों का कहना है ये जो है आपके उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से आए हैं, कुछ इनको सेंदो प्रदेश का निवासी कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैक्स मूलर की। जो मैक्स मूलर हैं, इनके अनुसार जो आर्य लोग हैं ये कहाँ से आए हैं,
मध्य एशिया से। इनके अनुसार जो आर्य लोग थे ये मूलतः जो है मध्य एशिया के निवासी थे और मध्य एशिया से जो है ये पशुपालन के लिए या चरागाहों की खोज में जो है ये सिंधु प्रदेश में आए और उसके पश्चात जो है ये सिंधु प्रदेश के ही निवासी रह गए या फिर ये जो वहीं पे बस गए थे। ये जो है किसका कहना है, मैक्स मूलर का। उसके बाद एक दूसरे विद्वान है हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी भी कह सकते हैं इनको, बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो इनके अनुसार जो आर्य लोग थे ये लोग जो है क्या है आपके उत्तरी ध्रुव से जो है यहाँ पे आए थे। यानी जो आर्य लोग हैं इनके अनुसार आर्य लोग जो है उत्तरी ध्रुव में निवास करते थे और उसके पश्चात ये लोग जो यहाँ पे आए, यहाँ पे ठंडा होने के कारण जो है यहाँ पे जो इन्होंने प्रवास किया। इसके अलावा एक विद्वान है डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। अगर हम अविनाश चंद्र दास की बात करते हैं तो इनके अनुसार जो हमारे आर्य लोग थे ये क्या थे, सप्त सेंधव के निवासी थे। सप्त सेंधव निवासी यानी ये इनको जो यहीं के मानते हैं। इसके अलावा जो अगले विद्वान है वो थे दयानंद सरस्वती। अगर हम दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो इनके अनुसार जो आर्य लोग हैं ये जो है कहाँ से आए थे, तिब्बत से जो है आर्य सिंधु प्रदेश में आए थे। इसके अलावा एक हमारे पास विद्वान है गंगानाथ झा। इनके अनुसार जो है जो आर्य लोग थे ये क्या थे, ब्रह्म ऋषि प्रदेश से आए थे। ब्रह्म ऋषि यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्रह्म ऋषि क्षेत्र, यहाँ से जो है ये आर्य जो है यहाँ पे आके बसे थे। ऐसी अलग अलग विद्वान हैं जिन्होंने जो अपने मत बताए हैं और इसी में से एक प्रोफेसर पेंका करके है, पेंका जो भी आप इसे पढ़ेंगे पेंका है। इनके अनुसार जो आर्य लोग थे ये जो है आपके जो जर्मनी के जो मैदानी भाग है उस जर्मनी के मैदानी भागों से जो है ये लोग इस प्रदेश में आए थे। तो ये कुछ विद्वान थे जिन्होंने अपने मत बताए हैं और सबके मत जो अलग अलग है, किसी के मत में जो यहाँ पे एक रूपता देखने को नहीं मिलती है। तो ये आर्यों की उत्पत्ति से संबंधित जो हमको जानकारी थी हमने यहाँ पे एकत्रित कर ली है। अब जो आगे हम पढ़ेंगे वह है ऋग्वैदिक काल के बारे में, है ना। अब हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में और ये जो है आपके 1500 बीसी से लेके आपका 1000 बीसी के आसपास का जो काल है यहाँ पे हम जो है ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने केवल क्या पढ़ा है, वैदिक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है और आर्यों का आगमन किस प्रकार से हुआ है या आर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई है और कहाँ कहाँ से जो विद्वानों ने क्या क्या अपने मत दिए हैं उसके संबंध में हमने यहाँ पे चीजें देखी है। अब जो हमारा आगे का टॉपिक रहेगा उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल को और ये जो है आपके 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक जो है हम इसका अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे आपके उत्तर वैदिक काल। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम इसको यहीं पे रखेंगे ताकि जो है आपको भी चीज़ें समझने में आसानी हो और छोटे छोटे वीडियो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रहेंगे क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो जो आप लोग देख नहीं रहे हैं। तो यहीं पे इस क्लास को रोकेंगे और अगली क्लास में हम जो यहाँ पे ऋग्वैदिक काल जो है इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो है जय हिंद। और फिर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो फिर एक बार मैं कहता हूँ कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर लेना ताकि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे।